के गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। राजुल का वैराग्य प्रकरण की चर्चा अपन को करना है, इसलिए न इसमें नेमिनाथ का वैराग्य आएगा, न आदिनाथ का, न महावीर का, किसी का नहीं आएगा। सिर्फ राजुल के वैराग्य के प्रकरण पर अपन बात कर रहे हैं। अभी आप जो पढ़ रहे थे, अब इसको पेज नंबर 146 है ना, 12वां सर्ग और 7वां छंद, यहाँ से पढ़ना है। 12वां सर्ग और 6वां छंद। प्रकरण क्या है? घर में बहुत रोना धोना हो गया है। राजुल नेमिनाथ की बारात दीक्षा लेके चले गए हैं और उनके घर में शोक का वातावरण है। बहुत भीड़ छट गई है, इतना छटी हुई भीड़ है ना। अब घर में सिर्फ राजुल है, राजुल के माँ बाप हैं, राजुल की एक सहेली है, और वहाँ पर राजुल की माँ और पिता आपस में बात कर रहे हैं, है ना। पेज नंबर 146 और 7वां छंद, यहाँ से सारे देश में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, बहुत शांति और धैर्य से पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। आज तक कोई भी ऐसा प्रसंग बनता है राजुल जैसा, तो कैसी चर्चाएं लोक में होती हैं, लोग कैसा समझाते हैं, माँ बाप कैसी बात करते हैं और वो खुद कैसी बात करती है, ये सब बातें लगभग आप लोग जानते हैं, है ना। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन इसमें जो बात की जा रही है वो वैसी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है ना। इसलिए इस दृष्टि से इन छंदों को का अर्थ समझने की आप कोशिश कीजिए और पढ़िए। हाँ बोलिए। 140 नंबर का पेज, 7 नंबर छंद। श्री उग्रसेन श्री जयावती से कुछ कहते हैं होले होले, अब क्या हो सकता कहो प्रिय, धीरे धीरे से यूं बोले। हो गया गजब यह अनहोना, कुछ नहीं समझ में आता है, क्या कहूँ नाथ तुम बतलाओ, विभ्रम बढ़ता ही जाता है। रे राजुल है उद्विग्न बहुत, अब उसको कैसे समझाएं, क्या बोले उससे किस मोह से, कुछ भी तो समझ नहीं आए। यद्यपि बेटी है समझदार, वज्र का है, आखिर तो वह सुकुमारी है, अरे यह आघात वज्र का है। राजुल मूर्छित हो जाती है, अरे आए बाएं कुछ भी बोले, वह बहुत संभलती है, लेकिन उसका तन मन थर थर डोले। मैंने क्या गलत किया प्रियवर, क्यों मुझे छोड़ कर चले गए, इसका उत्तर देना होगा, क्यों मुझे छोड़ कर चले गए। यदि सा देखो, ध्यान से सुनो, इसे देखो। माँ बाप आपस में बात कर रहे हैं,
कि राजुल की दशा कैसी हो रही है, अब उसे कैसे समझाएं। यद्यपि लड़की समझदार है, लेकिन ऐसे समय में अच्छों की समझ काम नहीं आती है। और दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और राजुल अंदर से बहुत खेद खिन्न हो रही है और वो ऐसे में ही बेहोश हो जाती है। ये पोजीशन खड़ी हुई है, राजुल के घर की ये पोजीशन खड़ी हुई है। नेमिनाथ चले गए हैं दीक्षा लेकर के गिरनारी, माने वो बारात जा रही है उसकी बात नहीं है, वो तो हो चुका सब, उसकी चर्चा अपन नहीं करी, वो तो राग की चर्चा थी। अब तो वो नेमिनाथ जा चुके हैं दीक्षा लेके, और राजुल के घर में जो समझाने वाले आए थे, जो मनाने वाले आए थे, जो राजुल को समझाने आए थे, वो लोग भी एक एक करके धीरे धीरे जा चुके हैं। अब उस घर की क्या हालत होती है ये कल्पना करो। उसकी कल्पना अपन ने की है कि कौन सी पोजीशन है, वे मनाने वाले सब चले गए, अब बिल्कुल घर में सिर्फ घर वाले रह गए हैं, और घर वालों में भी माँ बाप और राजुल की एक दो सहेलियाँ, बस इतने लोग हैं। अब उस वक्त की ये पोजीशन है। देखो अभी आपने सुनी है, एक दफ़े और पढ़ो शांति से, जिससे आपको पोजीशन ख्याल में आ जाए, आपकी कल्पना में आना चाहिए। ऐसा सामान्य घर ऐसा नहीं है, अकेला हॉल नहीं देखना है आपको, सजा हुआ हॉल, हजारों श्रोता बैठे हुए हैं सुनने के लिए, वक्ता है, कोई बोल रहा है, ऐसी पोजीशन वाला हॉल, समझे ना। तो ऐसा राजुल का घर है, उसकी बात करते हैं। फिर पढ़ो 7 नंबर छंद। श्री उग्रसेन श्री जयावती से कुछ कहते हैं होले होले, अब क्या हो सकता कहो प्रिय, धीरे धीरे से यूं बोले। हो गया गजब यह अनहोना, कुछ नहीं समझ में आता है, क्या कहूँ नाथ तुम बतलाओ, विभ्रम बढ़ता ही जाता है। रे राजुल है उद्विग्न बहुत, अब उसको कैसे समझाएं, क्या बोले उससे किस मोह से, कुछ भी तो समझ नहीं आए। यद्यपि बेटी है समझदार, पर यह आघात वज्र का है, आखिर तो वह सुकुमारी है, और यह आघात वज्र का है। राजुल मूर्छित हो जाती है, अरे आए बाए कुछ भी बोले, वह बहुत संभलती है, लेकिन उसका तन मन थर थर डोले। मैंने क्या गलती किया प्रियवर, क्यों मुझे छोड़ कर चले गए, इसका उत्तर देना होगा, क्यों मुझे छोड़ कर चले गए। माँ बाप की चर्चा अलग हो रही है, और राजुल यहाँ अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ी थी। अब उस बेहोशी की हालत में ही वो बात कर रही है, किससे? वो नेमिनाथ को उलाहना दे रही है। नेमिनाथ तो गिरनार चले गए, दीक्षा लेके चले गए, और वे तो शुद्धोपयोग में चले गए, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और ये अपने घर में अर्ध बेहोशी की अवस्था में सिर्फ माँ बाप की उपस्थिति में, और ये राजुल उनसे बात कर रही है। क्या बात कर रही है बोलो, पढ़ो।
यदि शादी करना इष्ट न था तो क्यों बारात लेकर आए, क्यों कर स्वीकार किया पहले, मेरे सपनों में क्यों आए। सपनों में आकर चले गए, यह एक बार भी ना सोचा, तेरे सपनों में रमी हुई इस राजमती का क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, बारात है कि बारात? और देखो पढ़ो, हाँ? जो लिखा है उस वो पढ़ना चाहिए ना, कि सुधार के पढ़ रहे हो। फिर पढ़ो। यदि शादी करना इष्ट न था तो क्यों बारात लेकर आए, क्यों कर स्वीकार किया पहले, मेरे सपनों में क्यों आए। सपनों में आकर चले गए, यह एक बार भी ना सोचा, तेरे सपनों में रमी हुई इस राजमती का क्या होगा। इस राजमती का क्या होगा, इसके सपनों का क्या होगा, इसने जो स्वप्न सजोए थे अब उन सपनों का क्या होगा। जो बातें तुमसे करनी थी अब उन बातों का क्या होगा, जो घातें तुमसे करनी थी अब उन घातों का क्या होगा। क्या तो मैं दोष दूं हे प्रियवर, मैं ही अभागनी नारी हूँ, नैमी जैसा वर राज मिला फिर भी आफत की मारी हूँ। ऐसी दुखियारी तो देखी जिनके पति योग्य नहीं होते, अत्यंत योग्य जिसके पति हैं, पर मैं ऐसी दुखियारी हूँ। अच्छा, कैसी बातें, कोई लड़की ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था हर एक को तो प्राप्त नहीं होती ना, कि उसके पति छोड़ के चले जाते हों, बैरागी हो के चले जाते हों। एकदम अद्वितीय अवस्था है ना, रेयर केस जिसे बोलते हैं। अब रेयर केस में बिल्कुल अकेले में और एकदम माने अपने पति से बातें कर रही है। कल्पना लोग की बातें हैं ना, अकेले कवि की कल्पना की नहीं है, वो राजुल की भी कल्पना की बातें हैं। वो पति भी सामने वामने कोई है नहीं, अब उसकी ये बातें हैं, तो उसके मन का चित्रण करना कितना कठिन काम है। और जो भी किया गया है, अब आप लोग सोचें, आप स्वयं विद्वान हैं और निरंतर साहित्य को पढ़ते हैं, कि ये जो उसके बारे में सोचा है अथवा उससे सोचवाया गया है, वो सोच रही है, वो एकांत में कह रही है, अपने पति से कह रही है जो वहाँ है नहीं, जो उसे छोड़ के चला गया है। ऐसी स्थिति में एक जो भी 16, 17, 18 वर्ष की लड़की है, वो क्या सोच सकती है और क्या कह सकती है, वो बात है। क्या यदि, हाँ पढ़ो। अच्छा, यदि शादी करना, 10 नंबर, यदि शादी करना इष्ट न था तो क्यों बारात लेकर आए, क्यों कर स्वीकार किया पहले, मेरे सपनों में क्यों आए। सपनों में आकर चले गए, यह एक बार भी ना सोचा,
तेरे सपनों में रमी हुई इस राजमती का क्या होगा। इसका अर्थ करने को तो कुछ है ही नहीं। कितनी सरल भाषा है कि एक साधारण बालिका एकदम अपने एकांत क्षणों में अपने पति से किस तरह की बातें करती है, उसकी भाषा को प्रस्तुत किया गया है। उसमें साहित्यिक भाषा और अलंकार इनकी तो ज़रूरत है नहीं। सीधी सच्ची भाषा में कैसे क्या बात कही जाती है, उसके मन में बैठकर ये बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? यदि शादी करना इष्ट न था तो क्यों बारात लेकर आए, क्यों कर स्वीकार किया पहले मेरे सपनों में क्यों आए। सपनों में आकर चले गए, यह एक बार भी ना सोचा, तेरे सपनों में रमी हुई इस राजमती का क्या होगा। इस राजमती का क्या होगा, इसके सपनों का क्या होगा। इसने जो स्वप्न सजोए थे, अब उन स्वप्नों का क्या होगा। जो बातें तुमसे करनी थी, अब उन बातों का क्या होगा। जो घातें तुमसे करनी थी, अब उन घातों का क्या होगा। ये देखो, मैं आपके मन को तैयार कर रहा हूँ राजुल के साथ चलने के लिए। राजुल सोच रही है ना, कोई है नहीं दूसरा, समझाने वाले सब चले गए, अब आप बचे हैं अकेले, जो वहाँ हैं नहीं, यहाँ बैठे हैं। तो वो आपकी समझ तक, आपकी पकड़ तक कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। वो कहती है कि देखो, हर किसी लड़का लड़की की शादी जब होती है तो उनके मन में बहुत बहुत कल्पनाएं होती हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं ये कहूँगी, वो ये कहेंगे, ऐसा होगी, ये जवाब देंगे, मैं ये कहूँगी तो उसका उनसे कोई जवाब बनेगा नहीं। ऐसी सब बातें कर कितनी पाती हैं, लेकिन सोचती तो बहुत है ना। है? उनमें से एक थोड़ा सा नमूना यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दो चार पंक्तियां अंत की पढ़ो। जो बातें तुमसे करनी थी, अब उन बातों का क्या होगा। जो घातें तुमसे करनी थी, अब उन घातों का क्या होगा। एकदम प्राइवेट बात है ना, कि तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी थी, मैंने सोच सोच के रखा था, नोट भी करके रखा था। अब वे बातें मैं किससे कहूँगी, तुम बताओ, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अब उन बातों का क्या होगा, जो घातें तुमसे करनी थी, अब उन घातों का क्या होगा। ये समझ में नहीं आता आज के लड़कों को, ये घातें क्या होती हैं। जो थोड़ी धक्का मुक्की होती है ना, छेड़खानी होती है ना एक दूसरे के प्रति, हैं, अपने राग के प्रदर्शन के लिए, उसको यहाँ कहा गया है। जो बातें करनी थी, उन बातों का क्या होगा राजमती की, और जो घातें करनी थी, उन घातों का क्या होगा। पढ़ो एक बार और। जो बातें तुमसे करनी थी, अब उन बातों का क्या होगा। जो घातें तुमसे करनी थी, अब उन घातों का क्या होगा। क्या तुम्हें दोष दूं हे प्रियवर, मैं ही अभागनी नारी हूँ।
नेमी जैसा वर राज मिला, फिर भी आफत की मारी हूँ। ऐसी दुखयारी तो देखी, जिनके पति योग्य नहीं होते, अत्यंत योग्य जिसके पति हैं, पर मैं सी दुखयारी हूँ। अच्छाई भी बन जाती है दुनियादारी में दोष कभी, बैरागी होना अच्छा है यह कहने में संकोच नहीं। रे वैसे तो इस दुनिया में वैराग्य सदा है सुखदाई, पर इस अवसर पर नेमी का बैरागी होना दुखदाई। वो कह रही है कि दुनिया में जिनके पति योग्य नहीं होते, होते ही हैं, हजारों लोग हैं, सबकी शादियां होती हैं, लड़कियों की लड़कों की, और उनमें सब योग्य भी होते हैं, अयोग्य भी होते हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनके सुखी दुखी भी होते हैं। तो कहते ऐसे तो हमने आज तक बहुत देखे थे कि जिनके पति योग्य नहीं हैं, ऐसी दुखियारी तो बहुत देखी, उनको रोते, अपने दुखों को रोते हुए बहुत देखी, लेकिन मेरा पति तो सबसे ज़्यादा योग्य था। तीर्थंकर जैसा मेरा पति था, नेमी जैसा मेरा पति था, सबसे ज़्यादा योग्य मेरा पति था। मैं आज ऐसी दुखियारी हूँ कि योग्य पति की होकर के भी और मैं दुखियारी हूँ, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी, अच्छाई तो अच्छाई ही होती है, वैराग्य तो अच्छी चीज़ ही है, वो बुरी कैसे हो सकती है। लेकिन हे प्रतिदेव नेमिनाथ, आपकी अच्छाई भी मौके मौके की बात है, इस मौके पे बुराई के रूप में दिख रहा है। अच्छाई, ये वैराग्य तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आज वो अच्छाई भी मेरे लिए बुराई के रूप में हो गई है। पढ़ो। अच्छाई भी बन जाती है दुनियादारी में दोष कभी, बैरागी होना अच्छा है यह कहने में संकोच नहीं। रे वैसे तो इस दुनिया में वैराग्य सदा है सुखदाई, पर इस अवसर पर नेमी का वैरागी होना दुखदाई। शादी करना है इष्ट नहीं, ऐसा कोई संकेत न था, उत्साह न हो इस उत्सव में, ऐसा भी कोई चिन्ह न था। राजुल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, जब उनसे होकर प्रसन्न किंचित हंसकर स्वीकार किया था, तब उन्होंने। यद्यपि अभी तक राजुल की और नेमिनाथ की कोई आपस में मिलान नहीं हुआ था, बातचीत नहीं हुई थी, अच्छी तरह से एक दूसरे को देखा भी नहीं था, फिर भी एक दूसरे के बारे में सोचते तो थे, परिचय तो प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं था तो नहीं करते थे। तो वे कहते हैं कि उनकी बातों से, उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था कि वे शादी नहीं करना चाहते। वो बातों से मालूम तो पड़ता है, कभी वो तो मना कर रहे थे, फिर घर वालों ने मना कर, फलाना वालों ने मना कर, डरा कर, धमका कर और उनसे हाँ करवा ली थी। ऐसा कोई केस नहीं था। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हंस कर स्वीकृति दे रहे थे। जब उनसे प्रस्ताव रखा था श्री कृष्ण ने अथवा उनके पिताजी ने पूछा था कि भाई नेमिनाथ की आई है बात और वो मंजूरी मांग रहे हैं,
तो राजुल क्या जवाब दें। मेरे से जब पूछा था है, तो बहुत ही अच्छा प्रसन्नता का समाचार था। तब ऐसा कोई चिन्ह नहीं था। राजुल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था जब उनसे, माने नेमिनाथ से। किसने? अब जिसने रखा होगा, या तो राजुल के पिताजी ने रखा होगा, जैसे श्री कृष्ण आए थे उनने रखा होगा। होकर प्रसन्न किंचित हंसकर स्वीकार किया था तब उन्होंने। तो भी प्रसन्न हुए थे, नाराज नहीं हुए थे। थोड़े मुस्कुराकर उनने हाँ भरी थी। सभ्य लोग ऐसा ही खिलखिला के नहीं हंसते हैं, ऐसे मौके पर तालियां पीट के खिलखिला के हंसने लग जाएं, और हंस कर तो जवाब देते ही हैं। मैंने शायद अभी इसमें आया क्या नहीं आएगा, मैंने जब पहले लिखा था ना ये, तब उसमें एक पंक्ति थी जो मुझे अभी याद है। हंस कर मुस्काना, हंसना मुस्काना, चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। ऐसे प्रसंग में कोई ऐसा नहीं कहता हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, बहुत अच्छी तरह तैयार हूँ, हैं? ऐसा नहीं बोलता है, हैं? ना करना हो तो ऐसा ना नहीं बोलता, नहीं 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 क्या बात करते हो, ऐसी नहीं बोलता है। बस हंसना, खिलखिला के नहीं हंसना, मुस्कराना, ज़्यादा बात नहीं करना, फिर चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। सम्मति का लक्षण ये है। अभी मैं पढ़ा मैंने इसको, तो मुझे ये पंक्ति कहीं दिखी नहीं, मैंने खोजी लेकिन मुझे दिखी नहीं। अब होगी तो आएगी, नहीं तो वो स्मृति में ही रह गई होगी और इसकी में नहीं आ पाई होगी। देखो क्या, शादी करना पड़े। हाँ, शादी करना है इष्ट नहीं, ऐसा कोई संकेत न था। उत्साह न हो इस उत्सव में, ऐसा भी कोई चिन्ह न था। राजुल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था जब उनसे होकर प्रसन्न किंचित हंसकर स्वीकार किया था तब उनने। एवं सगाई वो है 107 पेज पढ़ो भाई। वो जो पंक्ति मैंने बोली थी ना, मुझे तभी की याद थी जब मैंने लिखी थी 17 वर्ष में। 107 नंबर पेज पे 12 नंबर का छंद। हाँ। सुन नेमिनाथ का नाम कन्या मुस्कुराने लग जाती है। जेठ समझ यदु राजा को वह शर्माने लग जाती है। हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। यह जान कृष्ण निज मुद्री को पहनाते राजुल को तक्षण। बस वो हंसती मुस्कुराती है तो उसकी हाँ की इंतजार नहीं करते हैं कि वो अच्छी तरह पूछ लो, फिर बाद में ऐसा ना हो, बाद में ऐसा नहीं पूछना। और वो अपनी लाए थे ना मुद्रिका, क्या बोलते हैं, वो उनको राजुल को पहना देते हैं। पहले ऐसी पद्धति थी। ये जरूरी नहीं है कि उसका जो जिससे शादी हो रही है वही पहना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। उसके माँ बाप भाई बहन कोई भी आता था वो ही पहना सकता था। वो उस बात का प्रतीक था, हैं? वो पति का प्रतीक नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है। मुद्रिका तो एक गहना है, सारे गहने के वही थोड़ी पहनाएगा उसको अपनी पत्नी को। आगे घर वाले लाते थे, वो सारे गहने चढ़ाते थे, पहनवाते थे, और वो लड़की पहन के आती थी। सब मुझे देखते हैं। किसी ने मेरे से ऐसा टोका था, अरे आपने उनको श्री कृष्ण से पहनवा दी,
तो मैंने अविनाश को पहना दी थी। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, मुझे अभी पता पड़ा उसके टोच के कहने से कि ऐसा हो गया है। मैंने तो शास्त्रों में ही पढ़ा था, इसलिए मुझे तो वो ही पता था कि कोई भी पहनाता है। तो जब मैंने उसे पहनवाई थी श्री कृष्ण से, तब मेरे चित्त में कोई विकल्प नहीं था। क्या पढ़ो? हाँ 149 नंबर पेज, हाँ 14 नंबर छंद। शादी करना है इष्ट नहीं, ऐसा कोई संकेत न था। उत्साह न हो इस उत्सव में, ऐसा भी कोई चिन्ह न था। राजुल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, जब उनसे होकर प्रसन्न किंचित हंसकर स्वीकार किया था तब उनने। एवं सगाई के नेंग चार भी सभी किए थे खुशी खुशी। अर गुरुजन के आशीर्वाद स्वीकार किए थे खुशी खुशी। राजुल से मिलने का विकल्प भी उनके मन में चलता था। मीठी मीठी कुछ बातें हो, ऐसा उत्साह झलकता था। एक चार होते ना, अपन कोई सगाई करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो करते हैं ना। कोई इसी टाइप के नेक चार होते हैं। लड़के को कपड़ा पहनाए जाते हैं, गहने दिए जाते हैं, लड़की को गहने चढ़ाए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो सब किए जाते हैं। तो वो क्रियाएं जो करते हैं उसमें यदि किसी को उत्साह ना हो और घर वाले मार पीट कर समझा समझू कर दबाव डाल कर हाँ करवा रहे हैं, तो फिर वे उस वक्त प्रसन्न नहीं रहती हैं, अपने दुख को प्रकट कर देती हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं भैया पूछो अच्छी तरह से, लड़की राजी तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं था। नेमिनाथ बहुत प्रसन्न थे, जो उनसे नेक चार कहने को करते थे तो फटाफट तैयार हो जाते थे। कुछ लोग लड़के ऐसे होते हैं ना कि धीरे धीरे ये करें। मैंने बहुत खुशी खुशी वो सारे नेक चार कर रहे थे। पढ़ो इस छंद को द्वारा। हाँ एवं सगाई के नेग चार भी सभी किए थे खुशी खुशी। अरे गुरुजन के आशीर्वाद स्वीकार किए थे खुशी। नेक चार करते हैं तो वहाँ पर जितने गुरुजन बैठे होते हैं, गुरुजन जानते हो, अध्यापक नहीं, माँ बाप मामा मामी और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन सबको गुरुजन बोलते हैं। और अध्यापकों को भी गुरुजन बोलते हैं। तो गुरुजनों का इसको जब ये नेक चार होते हैं तो लड़का और लड़की दोनों मिलकर जो दोनों पक्ष के गुरुजन होते हैं उन्हें जाके नमस्कार करते हैं, है ना, विनय पूर्वक। मन एक तरीके से वो उनसे अनुमति मांगते हैं, स्वीकृति मांगते हैं, सूचना देते हैं। देखो सगाई के नेक चार उन्होंने बहुत प्रसन्नता पूर्वक किए थे, क्योंकि जब किसी को कोई मंजूर नहीं हो लड़की को या लड़का को, तो वो जान चाहती है कि एक मौका मिलेगा मुझे अपने गुरुजनों के पास जाने का, पैर छूने का मौका मिलेगा, तब मैं चाहूँ तो कह सकती हूँ। तब मैं अपने पिताजी से कह सकती हूँ, भाई से कह सकती हूँ, हैं। और कुछ लड़कियाँ लड़के कह भी देते हैं कि मुझे तो पसंद नहीं है, अब आप नहीं मानते हो तो मैं कर देता हूँ। तो क्या राजुल से मिलने का क्या, एवं सगाई के नेक चार भी सभी किए थे खुशी खुशी। अर गुरुजन के आशीर्वाद भी स्वीकार किए थे खुशी खुशी। अब ये नीचे की जो बात है ये बहुत कठिन थी। पढ़ो क्या है। राजुल से मिलने का विकल्प भी उनके मन में चलता था। मीठी मीठी कुछ बातें हो,
ऐसा उत्साह झलकता था। कौन कौन कह रहा है? हैं? राजुल। राजुल कह रही है कि वो उनके मन में राजुल से मिले तो नहीं थे वे। सभ्य घराना होता है तो वे नहीं कहते। आज के तो लपड़ लपड़ हंसना हंसना लो क्या थे, अपन से ना बैठा रहा जाए, बुजुर्गों को शर्म आए, ऐसी हालत हो जाती है ना, हैं? लेकिन वो कह रही है कि मुझे लगता था कि मुझसे बात करने का भी उनके हृदय में उत्साह है। ये बातों मतलब बात कोई हुई नहीं थी, आसपास आए भी नहीं थे, इशारेबाजी भी कुछ हुई नहीं थी, लेकिन वो कहती कि मुझे लगता है कि उनके हृदय में मेरे से बात करने का भाव है। पढ़ो ये पंक्तियाँ। एवं सगाई के नेग चारों भी सभी किए थे खुशी खुशी, अरे गुरुजन के आशीर्वाद स्वीकार किए थे खुशी खुशी। राजुल से मिलने का विकल्प भी उनके मन में चलता था, मीठी मीठी कुछ बातें हो ऐसा उत्साह झलकता था। मैं नहीं सोचती थी ऐसा कि एकदम ऐसा हो सकता, अरे कल्पना के बाहर ऐसा तो कभी नहीं होता। पर ऐसा ही हो रहा यहाँ, लगती यह बात असंभव सी, सब कुछ था एकदम ठीक ठाक, यह बात किस तरह संभव थी। ये हो क्या रहा है? ऐसा प्रसंग है, इतनी बढ़िया बात है, कुछ नहीं है, और ये तो चल दिए गिरनारी की तरफ। ये क्या हो रहा, ये कैसा हो रहा? बिल्कुल कल्पना के बाहर की बात हो रही है। चलो पढ़ो। पर हुआ अचानक ऐसा क्या, सब कुछ ठुकरा कर चले गए, हमसे कुछ कहे बिना ली, हमको ठुकरा कर चले गए। हमको ठुकरा कर चले गए, सबको ठुकरा कर चले गए, होकर निष्ठुर हम सबको तज गिरी गिरनारी को चले गए। क्या हो गया? तो चले गए है, इसका क्या अर्थ बताऊं? इसका अर्थ तो समझ में आता ना अच्छी तरीके से, हैं? वो अपेक्षा करती थी कि यदि मुझे छोड़ के वो जीवन भर के लिए जाना था तो थोड़ी सभ्यता तो निभाते। आगे कहती कि राजुल मैं तो जा रहा हूँ, अब नहीं हो पाएगा, इतनी बात तो कहते दो मीठी मीठे शब्दों में, हैं? मुझसे कहे बिना चले गए। अरे कहाँ चले गए मालूम है? सारे जीवन भर को मेरे को ठुकरा कर जा रहे थे और मेरे से बात करे बिना चले गए, कहे बिना चले गए। अरे मेरे से ही नहीं, और घर वालों से, इनसे, अपने घर वालों से, ससुराल वालों से, किसी से भी कुछ बात नहीं की, वो चले गए। पढ़ो जरा, ये चले गए। पर हुआ अचानक ऐसा क्या, सब कुछ ठुकरा कर चले गए, हमसे कुछ कहे बिना आली, हमको ठुकरा कर चले गए। हमको ठुकरा कर चले गए, सबको ठुकरा कर चले गए, होकर निष्ठुर हम सबको तज गिरी गिरनारी को चले गए। इस तरह विविध बातें करती राजुल अधीर हो जाती है, अकुलाती है, घबराती है,
श्वासें भरती जाती है। उसकी व्याकुलता देख स्वप्न में नेमिनाथ आ जाते हैं। अत्यंत शांत धीरे धीरे वे राजुल को समझाते हैं। जैन दर्शन में ऐसे तो आ नहीं सकते मिलने, आए होता नहीं कि तीर्थंकर अपनी पत्नी से संबंध हुए बिना, शादी हुए बिना, फेरे पड़े बिना इस तरह जाके बात करें, ये संभव नहीं था। लेकिन स्वप्न में तो आ सकते हैं ना। इसमें नेमिनाथ का तो कुछ नहीं है। नेमिनाथ तो चले गए गिरनार और वहाँ ध्यान में लीन हो गए। ये तो सब अब राजुल की दिमाग की कल्पना का कमाल है, आगे जो चलेगा। क्योंकि वो तो है ही नहीं, अभी तक तो वे मौजूद थे, तो जो भी कुछ बोले नहीं बोले क्या किया, लेकिन अब तो वे चले गए। अब तो जो कुछ बोल रही है वो राजुल बोल रही है कि क्या बोली राजुल भी बेचारी क्या बोल रही, वो तो बहुत इतने शोक में थी। ये सब काम तो मुझे करना पड़ा। आपके दिमाग का कमाल है। हैं? मेरे हृदय की राजुल बोल रही है क्या? पढ़ो जरा ऊपर से। हाँ। इस तरह विविध बातें करती राजुल अधीर हो जाती है। अकुलाती है, घबराती है, श्वासें भरती जाती है। उसकी व्याकुलता देख स्वप्न में नेमिनाथ आ जाते हैं। अत्यंत शांत धीरे धीरे वे राजुल को समझाते हैं। हाँ। राजुल इस तरह अधीर होना आत्महित का सन्मार्ग नहीं। रोना धोना व्याकुल होना है समझदार का काम नहीं। इन संयोगों का मेला ठेला अध्रुव अनित्य क्षण भंगुर है। क्या इसका भान नहीं तुमको, फिर क्यों तुम इतनी व्याकुल हो। अब इतना विवेक का काम है कि स्वप्न में भी आए तो आज़ाद नहीं है, चाहे जो आ जाए और चाहे जो बातें वो करने लग जाए। उनकी मर्यादा में, उनकी इज्जत के अनुसार और जो हमें वस्तु के स्वरूप के अनुसार हो, जिससे कुछ शिक्षा मिलती हो, राजुल को कुछ समझ आए और जनता को भी कुछ समझ आए। ये जो हम शास्त्र में लिखते हैं ये जनता के लिए लिखते हैं, जनता को शिक्षा देने के लिए लिखते हैं। तो ऐसी बात जो हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, ऐसी बात ही बहुत बढ़िया बात ही वहाँ कही जा सकती है। देखो है ना, हम पढ़ो भैया छंद को, 19वें छंद को। राजुल इस तरह अधीर होना आत्महित का सन्मार्ग नहीं। रोना धोना व्याकुल होना है समझदार का काम नहीं। इन संयोगों का मेला ठेला ध्रुव अनित क्षण भंगुर है। क्या इसका भान नहीं तुमको, फिर क्यों तुम इतनी व्याकुल हो। यह राग भाव भी इसी तरह अध्रुव है, ध्रुव का धाम नहीं। इस राग भाव का मर जाना यह कोई असंभव काम नहीं। जब मैं बारात लेकर आया तब रागी था अनुरागी था। क्षण में अध्रुव अनुराग मरा, अरे आज बीत रागी हूँ मैं। हाँ पढ़ो पढ़ो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया,
शादी की मैंने हाँ की थी, सब बात एकदम पक्की थी, मन से पूरी तैयारी थी। शादी करने का राग एकदम टूट गया और छूट गया, अब बिना राग के हे राजुल शादी कैसे हो सकती है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया कि मन में ऐसा रख करके और तुमको परेशान करने के लिए किया। जब मैं हाँ की थी तो मेरे मन में मेरे को पक्का था। फिर मैं जब बारात लेके आया तब भी मुझे पक्का विचार था, शादी करने ही आया था, यही सोच रहा था कि तुमको लेके बाद वापस जाऊंगा। अब इस राग का तो क्या करें, कोई भी भाव है राग टूट जाए कभी भी, वो भी ताकता में बदल जाए, ऐसा अचानक हो गया। इसमें मैंने कोई धोखा नहीं दिया। अब राग तो टूट ही गया है। अब इस वक्त मैं वितरागी स्थिति में हूँ। अब ऐसी स्थिति में शादी तो हो नहीं सकती है। अब क्या करें? पढ़ो भाई पढ़ो। रागी से वैरागी होना यह तो कोई अपराध नहीं, ना धोखा है ना छल प्रपंच, इसमें है कोई पाप नहीं। शादी हो जाने पर होता तो क्या होता अनुमान नहीं, कब क्या होगा कैसे होगा इसका है किसी को भान नहीं। कहते अभी क्या करें, वो तो टूट गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कोई पाप तो है नहीं कि हिंसा झूठ चोरी कुशील कि मैंने एक महापाप हो गया जिसका मैं पश्चाताप करूँ। मैं पश्चाताप भी नहीं कर सकता हूँ। अब हम भविष्य में क्या होगा अब मैं कुछ कह नहीं सकता। ज़्यादातर तो ये नक्की ही है कि अभी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वैराग्य हो गया तो वैरागी के जो होते हैं वो ही होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा अपन करना, अब भविष्य में क्या होगा भगवान जाने, है ना। कि भाई अभी ये काम हो गया है जो ये है, उसने कहा था इसका जवाब देना होगा, है याद पीछे की पंक्तियाँ, तुमको इसका जवाब देना होगा कि तुमने हाँ क्यों की थी, तुम बारात लेके क्यों आए थे, तुमने मुस्कुराए क्यों थे, इनका जवाब देना होगा, इनका जवाब देना होगा। तो वे कहते हैं मैं क्या जवाब दूँ इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब उन्होंने देखा कि अब क्या कह सकते, अब ये तो नहीं कहते कि नहीं साहब देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसा तो राजुल नहीं कह सकती थी। क्या कह सकती थी, क्या कहती है आपके हिसाब से? हिसाब ऐसे थोड़ी चलता है कि फिर कितना मामला गड़बड़ होता है, यहाँ वहाँ कितना हल्ला गुल्ला होता है, हैं कि तुमने कह दी कि मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं चलता है। देखो क्या कर, पढ़ो एक ही छंद और पढ़ेंगे, घबराना नहीं, बोलो। सपने में ही राजुल बोली मैं भी अब दीक्षा धारूंगी, नैमीश्वर ने जो किया वही मैं भी करके बतला दूंगी। उनके पद चिन्हों पर चलना अपना कर्तव्य समझती हूँ रे, उनकी अनुगामिन होना अपना कर्तव्य समझती हूँ। मैं भी यही करूँगी और क्या कर सकती हूँ। उनने दीक्षा ले ली तो मैं भी दीक्षा ले लूँ, मैं भी उनके साथ जाऊँगी, वे जैसा करेंगे मैं भी वैसा ही करूँगी। वो है ना, मैं अपना कर्तव्य ये समझती हूँ। ये कहते मैं अपना एक कर्तव्य समझती हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ वो अपना कर्तव्य समझ के कर रही हूँ, कोई गलती नहीं कर रही हूँ। नेमिनाथ ने क्या कहा कि बहुत अच्छा, तुमने अच्छा किया, मेरा साथ दिया। हैं क्या जवाब दिया होगा नेमिनाथ ने?
अगले पेज पे है, नहीं तुम देख लेते। वो तो अगले पेज पर है ना। और मैं चाहूँ तो कल भी दूंगा, आज नहीं दूँ, समय हो गया है, हैं? अभी दे लेते हैं। पढ़ पढ़ देखो क्या करते हैं। नेमीश्वर बोले हे राजुल, यह तो सच्चा वैराग नहीं, अनुगामिनी होना है देवी, यह तो कोई सौभाग्य नहीं। यह तो है मुझ में महामोह, जो मेरे सी बनना चाहो, पति देव समझ करके अपना, अब मुझको अपनाना चाहो। मैं नहीं तुम्हारा कुछ भी हूँ, मैं एक दिगंबर सन्यासी, जो नहीं किसी का कुछ होता, उसका भी नहीं कोई साथी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये कहीं दूसरी जगह पढ़ा हैं? यहाँ लिखा है। मैं ज्ञानानंद स्वामी हूँ। ये तीसरा छंद है। वहाँ सहज भाव से सेट हुआ, तो वहाँ याद होगा राजन को, तो राजन ने वैसा बोल दिया। ऐसा ये तो रिपीटिशन है, और इसमें फलाना दोष आएगा, ये फलाना दोष आएगा। अरे ये कई जगह दोष गुण होता है, कोटेशन होता है, हो जाता है वो, समझे ना। रिपीटिशन नाम का दोष नहीं होता है, बल्कि कोटेशन हो जाता है। मैंने अभी कौन सी किताब में ये लिखा, तो प्रवचन सार के गाथाओं का पद्यानुवाद हूबहू लिख दिया। कोई बता सकता है? तत्व चिंतन में। हाँ हाँ, क्या पढ़ो। मैं वो गाथाएं की गाथाएं वैसी की वैसी सहज भाव से रख दी वहाँ से। हाँ। अभी क्या समझते हैं, अभी ये प्रोग्राम वो 3 दिन चला ना, कल भी अपने यही पढ़ेंगे, घर पर पढ़ के आना। आज ऐसा जवाब नहीं देते हो, चल जाती है, ऐसे कल नहीं चलेगा। पढ़ के आना ये कह रहा हूँ, याद करके आना ये नहीं कह रहा हूँ, रटने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए मैं कह रहा हूँ। अच्छी तरह विवेक पूर्वक समझ कर आना, और ऐसा भी सोचना कि नहीं यहाँ यदि ऐसा जवाब नहीं दे के राजुल ऐसा जवाब देती तो अच्छा रहता, नेमिनाथ ऐसा ना समझा के ऐसा समझाते तो ऐसा डेढ़ दहाया मत बनना। डेढ़ दहाया जानते हो गुजराती में क्या कहते हैं? अत्यधिक चतुर। क्या बोलते हैं संस्कृत में है कहावत एक, हैं? हैं? क्या बोला मैंने सुना नहीं। वो आप प्रवचन सार वाली बात कह रहे थे, वो तत्व चिंतन में 66 नंबर छंद है। हाँ। वहां आपने डाला है। हाँ। संसार सुख से अनंता सुख, मोक्ष में जग जन कहे, संसार में सुख है नहीं, हम गुणन फल किस से करे। संसार का सुख सुख नहीं है, दुख का ही रूप है, श्री कुंद कुंदाचार ने ही कहा प्रवचन सारो में। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है विषम बाधा सहित है बंद का कारण दुखद, पर तंत है वे छिन्न है। मतलब रिपीटिशन
एक दोष नहीं, एक गुण के रूप में होता है। तो इस तरह से अपने आगे पढ़ा राजुल का एकांत में चिंतन, क्योंकि माँ बाप भी दूर ही बैठे रहे, वो बीच में बोले ही नहीं हैं। वहाँ बैठी और अब नेमिनाथ भी नहीं, विरोध गिरनारी चले गए, वे तो वहाँ आसपास में भी नहीं थे, कोई नहीं बोला, सहेली भी नहीं थी। अब वो खुद ही संवाद कर रही है और उसने जो भी संवाद किया, जिसके मुख में जो डाला, वो सब उचित है अनुचित है कैसा है, उनके भाव को प्रकट करने में अपन समर्थ हुए कि नहीं हुए, और उनके भाव को हम पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। कैसा भाव? कि वो वैरागिन भी थी, मतलब उनको अब गृहस्थी में नहीं रहना था, गृहस्थी बसा के नहीं रहना था, इस अर्थ में वैरागिन कह सकते हैं। लेकिन जिसको इतना राग हो कि सपने में जाके पतिदेव से बात करे, वो वैराग नहीं कहलाता है, वो तो महाराग है। वो तो खुद नेमिनाथ कहते हैं, यह तो है मुझ में महामोह, यह तो मुझ में महामोह है जो तुम मेरी सी बनना चाहो। वैरागिन पति जैसी नहीं बनना चाहती है, वो किसी जैसी नहीं बनना चाहती है, वैरागिन का स्वरूप ऐसा नहीं है। वो सब बातें आप ध्यान से पढ़ना, सोचना, तब हम आगे बात करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप